हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल, जी हाँ मेरे दोस्त, यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे ये जो आपको पेपर दिख रहा है मिल जाएगा। जो आपको 24 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है, उसमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट इस पेपर से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो यूपी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। चलो, मैं इसका पूरा का पूरा एकदम डिटेल में सोल्यूशन कराऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सको। ठीक है, सबसे पहले आप जानते हो कि ये 20 मार्क के शुरू में ओएमआर वाले प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव वाले खंड अ के अंतर्गत। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे खंड ब के अंतर्गत आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी संदर्भ, व्याख्या, जीवन परिचय, अ, खंड काव्य आदि वाले प्रश्न। तो उनको बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इनको कर लेते हैं। ठीक है, चलो, बाकी ये निर्देश उर्देश तो आप जानते ही हो। 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 70 मार्क का आपका पेपर होगा और 30 मार्क का स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल, यानी 100 मार्क का पूरा पेपर हो गया। ठीक है, 20 मार्क का जो एमसीक्यू होगा खंड अ के अंतर्गत, उसका ओएमआर शीट पे आंसर देना होगा। आपको ओएमआर शीट मिलेगी एग्जाम में। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, और एक काफी बड़ा सरप्राइज है, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले कुछ क्वेश्चन करा देता हूं आपको। देखो, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय हमें पूछा जा रहा है कि किस युग के लेखक है। तो देखो, बाबू गुलाब राय, ठीक है, शुक्ल युगीन लेखक है। शुक्ल युग के लेखक है, आप डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, शुक्ल युग को क्षयवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शुक्ल युग को क्षयवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी समय सीमा, क्षयवादी युग की जो समय सीमा भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, समय सीमा, तो 1938, ये याद रखना। ये जो जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड क्या है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? सब लोग जानते हो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित निबंध विधा पे आधारित रचना है। तो ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड प्रश्न के लिए। थर्ड प्रश्न क्या है कि गबन, यहाँ पे है ना गबन, किसकी रचना है भाई? गबन, गोदान, कर्म भूमि, रंग भूमि, आप सब लोग जानते हो। ये क्या है? ये प्रेमचंद जी की रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की। तो ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि शुक्ल युग की समय अवधि, देखो पूछ दिया ना शुक्ल युग की। शुक्ल युग को क्षयवादी युग या प्रसाद युग, प्रेमचंद युग भी कई मतलब नाम से जाना जाता है यह युग। तो शुक्ल युग की समय अवधि यानी वही समय सीमा, तो 1919 से 1938 ईस्वी, ये बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? देखो, नीड़ का निर्माण फिर हमें पूछा जा रहा है किस विधा की रचना है। तो देखो, नीड़ का निर्माण फिर, और इसके अलावा एक और है। ठीक है, क्या भूलू क्या याद करूं, क्या भूलू क्या याद करूं, आपने सुना होगा नाम। ये दो रचनाएं हैं और दोनों आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है। और किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की। तो दोनों की दोनों आत्मकथा विधा पे आधारित रचनाएं हैं। और किसकी है ये भी पूछ सकता है कि क्या भूलू क्या याद करूं किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की, आप लोग याद रखना। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 हो गया। प्रश्न संख्या 6 पे चलने से पहले देखो, थोड़ा मैं आपको आज हम लोग की कितनी तारीख है भाई? 20 फरवरी है। 20 फरवरी है और आपका पेपर है 24 फरवरी को। ठीक है, मैंने आज ही एक बैच लॉन्च किया है। आप कहोगे भैया ये लास्ट टाइम में आपने एक बैच क्यों लॉन्च कर दिया? तो देखो, मैं जितना भी ये एक बैच है, बैच का मैंने नाम रखा है 70/70 स्पेशल बैच। ठीक है, मतलब आपको 70 में 70 वो बैच दिलाएगा, जिसकी प्राइस मात्र 70 रुपए ही है। ठीक है, और मैं हिंदी के दिन ही नहीं, हिंदी का पेपर ही नहीं दूंगा आपको, हिंदी के अलावा मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सारा का सारा पेपर दूंगा। और अभी से, मतलब 20 फरवरी आज है ना, तो अभी से मैं आपको उसमें PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है सब कुछ आज ही से अब देना चालू कर दूंगा। और आप 23 तारीख का इंतजार करना। ठीक है, आपको 24 को सुबह एग्जाम है ना, 8 बजे से 8:30 बजे से, लेकिन आप 23 को शाम तक इंतजार करना। कुछ ऐसी चीज दूंगा ना कि मतलब पढ़कर जाना, वही सेम टू सेम एग्जाम में आएगा। तो ये बैच आज से ही आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, आप ज़्यादा इंतजार मत करो। आप ऐप, मेरी ऐप है, कैसे ज्वाइन करोगे? तो मेरी ऐप है जिसका नाम है UPMSP स्टडी। ठीक है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लेना और लॉगिन वॉगिन कर लेना। और वहाँ पे पेड कोर्सेस में जाओगे। ठीक है, पेड क्लासेस में पहला ही ऑप्शन होगा, तो वहाँ पे आपको बाई नाउ का ऑप्शन आएगा। आप बाई नाउ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे अगर आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पे एक QR कोड का ऑप्शन आ जाएगा। QR कोड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने QR आ जाएगा, और उस QR पे आप अपने किसी भी दोस्त से या किसी भी मतलब किसी भी
मतलब कहीं से भी पेमेंट कराओगे तो आपका बैच ओपन हो जाएगा। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे इस नंबर पे 85 42 86 64 से मैसेज कर सकते हो। बाकी वहाँ मैं लगा दूंगा एक वीडियो कि कैसे आपको बैच बाई करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर ज़्यादा आप मैसेज मत करना, नहीं तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊँगा। ठीक है, चलो, तो ये बैच आपको ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि 23 तारीख का बस इंतजार करना आप। ठीक, चलो, प्रश्न संख्या 5 हो गया। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? भाई प्रिय प्रवास हमें बताना है कि किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास सबसे पहले तो किसकी रचना है ये हमें जानना चाहिए। तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की रचना है। प्रश्न संख्या 7 है मधुशाला। देखो ये मधुशाला या फिर मधुबाला किसकी रचना है? तो ये बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। मधुशाला हो गया, मधुबाला हो गया। ठीक है, चलो, प्रश्न संख्या 7 भी हो गया। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। भारत भारती किसकी रचना है? भाई भारत भारती काफी फेमस रचना है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक, चलो, तो प्रश्न संख्या 8 भी हो गया। इधर आ जाता हूँ, 1 मिनट मैं चीजों को फोल्ड कर लेता हूँ। ठीक, 1 मिनट। चलो, यहाँ प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 पे आ जाता हूँ कि आधुनिक काल कब से कब तक। ओके, देखो 1936 से 43 या 1943 से अब तक का जो समय है उसको आधुनिक काल ही माना गया है और उसको कई युगों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 10 है मतीराम किस युग के कवि है? देखो मतीराम जो है, ठीक है, वो एक रीतिकालीन, काफी फेमस है, रीतिकालीन कवि हैं। ठीक, मतीराम किस युग के कवि है? तो रीतिकाल के कवि हैं, ये आप लोग याद रखना। प्रश्न संख्या 10 भी क्लियर। आगे चले, प्रश्न संख्या 11 देख सकते हो। हमें हास्य रस का अस्थाई भाव बताना है। तो देखो हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो हास होता है। ठीक, ये सही है। और ये शोक किसका होता है? तो करुण रस का होता है। ठीक, आप सीधे सीधे याद रखना। क्लियर है मेरे भाई? चलो, यहाँ पे रति भी मैं बता देता हूँ। रति जो होता है वो श्रृंगार रस का होता है। और निर्वेद पिछले साल यानी 2024 का बोर्ड एग्जाम जो हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि निर्वेद किसका अस्थाई भाव है? तो ये शांत रस का अस्थाई भाव है, शांत रस का। ठीक है, तो ये चारों आप लोग याद कर लेना। बाकी मैं आगे चलता हूँ। प्रश्न संख्या 12 है सोहद ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनोर निर्वेद साल पर आतप प्रयोग प्रकाश। मतलब ये समझ जाओ कि हर साल ये लगभग आता है। पूरा 7 सेट होता है तो किसी न किसी सेट में ये तो आना ही आना है। तो इसमें हमें अलंकार पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें डायरेक्ट याद रखना उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 के बाद प्रश्न संख्या 13 है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, सब लोग जानते हो भाई। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 है, आप लोग देख सकते हो। प्रश्न संख्या 14 क्या है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? भाई आकर्षण, कर्षण से पहले आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक, चलो, रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? देखो ये वाक्य का स्वरूप मैंने पढ़ाया था पूरा पूरा इसको। ठीक है, उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन है, पिछले साल ये टॉपिक जोड़ा गया था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अगर रचना के आधार पे बोल दे तो 3। ठीक है, 3, ये डी वाला। और अर्थ के आधार पे बोल दे, अर्थ के आधार पे, ठीक, तो 8। आप ये 2 चीज याद रखना। आगे चलते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? हमें पूछा जा रहा है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? भाई पीताम्बर यानी पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात ये श्री कृष्ण की तरफ मतलब ये डिनोट करता है पीताम्बर। तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? ठीक, अगर यहीं पे जैसे कोई शब्द हो जो तीसरे शब्द की तरफ न डिनोट करे, जैसे नील कमल हो गया, जैसे मैं कह दूं कि नील कमल, कमल यानी नीला है जो कमल। अब देखो तीसरे की तरफ कहीं व्याख्या नहीं जा रही है इसकी। ठीक है, पीताम्बर मीन्स पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण हो गए। ठीक है, या मतलब वहीं पे अगर नील कमल बोल दिया जाए तो नील कमल यानी नीला है कमल, मतलब केवल यहीं तक सीमित रह रहा है, तीसरे की तरफ नहीं जा रहा है, तो वहाँ कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन अगर तीसरे की तरफ चला जाए उसका अर्थ, तो वहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलो, जैसे आपका नीलकंठ हो गया, नीला है कंठ जिसका। अब नीला कंठ किसका है? तो शिव जी का है, सब लोग जानते हो, तो वहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे चलते हैं। आंसू का तत्सम रूप हमें बताना है, तो वो तो अश्रु हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 18 है कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाई कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, चलो, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति बताना है। देखो यहाँ पे जो वचन और विभक्ति से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा वो केवल सर्वनाम शब्द रूप जो होते हैं तद और युष्मद 2 का ही पूछेगा, तो इनका आप पूरा पूरा याद कर लेना।
पहले बालक का, लता का सब पूछा करता था, लेकिन अब केवल इन्हीं 2 का पूछता है। तो यहाँ पे इन दोनों का याद कर लेना, तो आपका एग्जैक्ट यहाँ पे मतलब इसका आंसर मान लो आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ताभ्य में चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम क्या है? वह है, ठीक है, ही या सी ये सर्वनाम होता है, सिंपल है ये तो ये हम लोग के 20 एमसीक्यू हो गए, ठीक मेरे दोस्त। अब चलो इन 20 एमसीक्यू के बाद मैं यहाँ पे जो वर्णनात्मक प्रश्न है इससे भी बता देता हूँ। लेकिन देखो इन वर्णनात्मक प्रश्न को, अब जैसे ये पहला प्रश्न आप जानते हो कि संदर्भ व्याख्या वाला होता है, इसमें 2 प्रश्न होते हैं, बीच में अथवा होता है, दोनों में से कोई एक आपको एग्जाम में करना होता है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे 3-3 प्रश्न पूछा होता है, और यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हमेशा पूछा जाता है, गद्यांश का संदर्भ पूछा जाता है, और एक प्रश्न ऐसे ही इस गद्यांश से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो इसका मैं उतना डिटेल में सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको लिखवा कर अच्छे से, अगर आप चाहते हो कि लिखवा कर अच्छे से मतलब आपको पीडीएफ में मैं दे दूं, तो ही मैं आपको बताया ना कि 70 आउट ऑफ 70 जो हम लोग का स्पेशल बैच मैंने लॉन्च किया है आज ही, उसको ज्वाइन कर लेना। हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी पे, ठीक है। वहाँ पे इसका पूरा पूरा सोल्यूशन सहित पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लेना। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, 23 तारीख का आप इंतजार करना बस, ठीक है। कुछ चीज़ें दूंगा, आप पढ़ कर जाओगे, एग्जाम में वही आएगा। और इस बैच की प्राइस क्या है? मात्र 70 रुपये। 70 रुपये क्या है मेरे दोस्त, बताओ। आप एग्जाम देने जाओगे अपने सेंटर पे ना, अगर मतलब गाड़ी उड़ी से जाते हो तो 70 रुपये तो एक तरफ का एक तरह से किराया लग जाएगा, या अपनी बाइक से जाते हो तो मान लो कि 70 रुपये का आने जाने में लगभग आपका मतलब पेट्रोल का खर्चा लग जाएगा। तो 70 रुपये कुछ नहीं है, आप जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। आप देखना आपको कितना फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये पहला गद्यांश है कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये आपका रेखांकित अंश की यानी इसकी व्याख्या पूछा होगा। देखो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करो, तो यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है, और गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के लिए आपको इसको जानना पड़ेगा कि ये आपके किस चैप्टर से है। तो देखो ये यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे ये तो काफ़ी आसान है, मित्रता वाला आपका चैप्टर है, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, उसी से है। तो सिंपल अब इसका लिख दो कि प्रस्तुत गद्यांश या निम्न गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अब संदर्भ भी लिखने का अलग अलग तरीका होता है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे आप करते रहना, मैं छोड़ता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर देते रहना, मैं छोड़ता हूँ इसको, आगे चलता हूँ। ये देखो अथ वाला भी मैं करा देता हूँ कि क्योंकि किसी के पेपर 7 पूरे पेपर सेट आएंगे, तो भरोसा नहीं है कि भाई कि किसके पेपर सेट में कौन सा क्वेश्चन फंसेगा, तो किसी में ये फंसेगा, किसी में ये फंसेगा। तो चलो इसको भी मैं करा देता हूँ। ये क्या है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा। देखो ये ममता बोल रही है अपने पिताजी को, ठीक है। तो ये आपका जो ममता वाला चैप्टर है ना, जिसको लिखा है, ये ममता वाला जो चैप्टर है जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, उससे ये आपका गद्यांश लिया गया है। तो इस गद्यांश का आप तो संदर्भ आसानी से लिख दोगे, चैप्टर और लेखक का नाम मालूम चल गया तो। और रेखांकित अंश की व्याख्या करते रहना, एक प्रश्न पूछा गया, इसका भी आंसर देते रहना। मैं आगे चलता हूँ। अब देखो जैसे ये पहला प्रश्न गद्यांश संबंधित था, तो दूसरा प्रश्न आपका पद्यांश संबंधित रहेगा। 2 पद्यांश पूछेगा, एक यहाँ पे और अथवा कर एक यहाँ पे, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। मैं यहाँ पे दोनों सॉल्व करा देता हूँ। ये देखो काफी फेमस है। चरण कमल बंदो हरिराय जाकी कृपा पंगुगिरी लंगो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, भैरव सुनी कुंगबुनी बोले, रंग चले श्री छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौती ही पाई। ये देखो यहाँ पे सूरदास आ गई, यहाँ से भी पहचान सकते हो, और बाकी काफ़ी फेमस पंक्तियाँ हैं, ये ऐसे ही पहचान जाओगे। ये सूरदास जी का जो मतलब पद वाला चैप्टर है, उससे ये लिया गया है, ठीक है। तो सिंपल अब इसका आप संदर्भ लिख लोगे। यहाँ पे जो कहा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ये जो रेखांकित अंश है, तो रेखांकित अंश क्या है कि बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, बस 2 ही लाइन का यहाँ पे व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर उसमें लिखना कि प्रस्तुत रेखांकित अंशों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस पे मतलब स्वामी की कृपा हो जाए, ठीक है, वह मतलब वह बहरा भी, मतलब अगर वह बहरा भी हो तो वह सुनने लगता है, गूंगा हो तो भी वह बोलने लगता है, और अगर वह मतलब काफ़ी गरीब हो, मतलब निर्धन हो,
तो भी वह राजा की तरह सिर ऊपर कर कर चलने लगता है। ऐसे मतलब बना बना कर लिख दो, आपको 2 मार्क मिल जाएगा। इसका 2 मार्क, और इस प्रश्न है इसका आंसर दोगे तो 2 मार्क, तो आपको 6 मार्क मिल जाएगा। बाकी मैं आगे चलता हूँ। ये देखो, सुनी सुंदर बैन सुधारे साने सयानी है जानकी जानी भली। जानकी किसको कहा गया है? सीता जी को। ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ से पहचान गए। और यहाँ पे तुलसी भी है, तो ये तुलसीदास जी वाला, ठीक है, तुलसीदास जी वाला लिखित आपका 2 सिलेबल है आपकी बुक में, धनुष भंग और एक मतलब एक मतलब वो जंगल में जाते हैं, धनुष भंग हो गया, और एक आपका उसको क्या बोलेंगे? वन पथ पर। ठीक है, देखो मैं भी भूल गया, वन पथ पर। ठीक है, तो ये वन पथ शीर्षक से लिया गया है। तो आप इसका सिंपल आप संदर्भ लिख दोगे, और इसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या बोल रहा है, तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या आप करते रहना, ये प्रश्न का उत्तर देते रहना। मैं आगे चलता हूँ इधर। तो ये सेकंड प्रश्न भी हो गया। थर्ड प्रश्न देख लेते हैं भाई। थर्ड प्रश्न क्या है? थर्ड प्रश्न, जैसे आपका हिंदी में गद्य हो गया, पद्य हो गया, उसी प्रकार अनिवार्य संस्कृत भी है हिंदी में। तो उससे यहाँ पे देखो, 2 यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे एक और अथवा कर यहाँ पे 2 गद्यांश रहेगा। ठीक है, माफ करना, यहाँ तक ये चौथा प्रश्न हो जाएगा। 2 गद्यांश रहेगा, दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी अनुवाद करना होगा। और इसका संदर्भ करते समय मतलब, और ये देखो 2 श्लोक भी यहाँ पे रहेंगे चौथे प्रश्न में, अथवा कर बीच में, दोनों में से किसी एक का आपको इनमें से भी संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना रहेगा। ये गद्यांश हो गया, ये पद्यांश हो गया, संस्कृत वाले चैप्टर से आपका, अनिवार्य संस्कृत से। तो यहाँ पे देखो, मैं सबको बता देता हूँ। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा याच केंद्र स्थलम अस्ति। पहली पंक्ति से आप पहचान गए, ये आपका जो वाराणसी वाला चैप्टर है ना, उससे ये मतलब ये लिया गया है गद्यांश, और काफ़ी आसान है। तो इसका आप आसानी से संदर्भ लिख देना और इसका हिंदी अर्थ लिख देना। ठीक है, यानी वही अनुवाद कर देना, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। या इसको नहीं करना चाहते तो इसको भी कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी आसान होगा। और ये देखो, ये मानव जीवन से संस्करण संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति वाला आपका चैप्टर है ना, उससे ये आपका ये लिया गया है। ठीक, तो इसका भी आप अर्थ क्लियर कर लेना। और संदर्भ तो काफ़ी आसान होता है, संदर्भ इसका सिंपल तरीके से लिखा जाता है, लेखक का नाम यहाँ पे नहीं लिखा जाता है। बाकी आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या चौथा, जैसे यहाँ पे 2 मतलब आपका गद्यांश था, तो यहाँ पे 2 श्लोक रहेगा, इसको पद्यांश बोला जाएगा आपके संस्कृत वाले पाठ से ही। ठीक है, तो चलो इसमें देखो, जो ये पहला है कि मान हित्वा प्रिय भवती क्रोधम हित्वा न सोचती काम हित्वा अर्थवान भवती लोभम हित्वा सुखी भवेत, बहुत ही फेमस पंक्ति है। और ये आपका जीवन सूत्राणी जो आपका चैप्टर है ना, जीवन सूत्राणी से ये लिया गया है। और जीवन सूत्राणी से काफ़ी यहाँ पे आते हैं, तो आप जीवन सूत्राणी के जितने भी श्लोक है अच्छे से पढ़ लेना उसका अर्थ। और ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये तो आपका भारतीय संस्कृति जो ये चैप्टर है ना गद्यांश वाला, इसी में ये छोटा सा श्लोक दिया हुआ है, तो कर लेना इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद। मैं आगे चलता हूँ। प्रश्न संख्या 5 आपका रहेगा खंडकाव्य संबंधित, और खंडकाव्य हर जिले का अलग अलग होता है, आप सब लोग जानते हो। तो यहाँ से देख लेना आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है, उससे रिलेटेड आप 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे हर एक खंडकाव्य से, जैसे आपके जिले में कर्ण खंडकाव्य आता है, तो कर्ण से रिलेटेड यहाँ पे देखो 2 प्रश्न पूछा है, तो एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, पहला या दूसरा, दोनों में से कोई एक, दोनों का नहीं देना है, क्योंकि यहाँ साफ साफ बोला है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए जिसका 3 मार्क आपको मिलेगा। ठीक, चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 6 में 2 रहेगा क और ख। क में लेखकों का जीवन परिचय, लेखकों में मैं हमेशा बोलता हूँ जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और एक रामधारी सिंह दिनकर। कम से कम 3 लोगों का याद कर लेना, अच्छे से इसको लिखना है संक्षिप्त परिचय बनाकर, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। और कवियों में, यहाँ ख में कवियों का जीवन परिचय रहता है, और कवियों में हमेशा कहता हूँ कि तुलसीदास जी का, सूरदास जी का, ठीक है, और एक आप महादेवी वर्मा का, और एक किसी और का, कम से कम 4 लोग का। आप पंत जी का ही याद कर लेना या किसी और का, कम से कम मतलब 4 लोग का इसमें तो याद ही कर लेना, आपके एग्जाम में आसानी से फंस जाएगा। आप लिख देना, तो 5-5 यहाँ पे 10 मार्क आपको जीवन परिचय का मिल जाएगा। यहाँ पे एक श्लोक लिखना होगा, और ऐसा श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जैसे यहाँ पे 2 श्लोक संदर्भ हिंदी अनुवाद करने को आए थे, तो इनको नहीं लिखना है, कोई अलग सा लिखना है। ठीक, तो आपको आप कम से कम 3 ठे आसान श्लोक याद कर लेना कि आपकी भाग खराब रही और 2 यहाँ संदर्भ हिंदी अनुवाद में फंस जाए, तो एक बचा रहे तो यहाँ पे आप लिख दोगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है कि मतलब ये 2 प्रश्न रहेंगे, यहाँ पे 4 प्रश्न रहेंगे, 4 में से किन्हीं 2 का उत्तर लिखना होगा, संस्कृत से ही रहेंगे आपके, अनिवार्य संस्कृत से। तो चलो इनका भी मैं आपको बता देता हूँ, सबका उत्तर बता देता हूँ। पहला है प्रश्न कि भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, ये तो प्रश्न मतलब इसका आंसर काफ़ी बड़ा है, तो मान लो इसको मैं छोड़ देता हूँ। या मतलब वो मतलब ईश्वर नहीं, मतलब जैसे है ना इसका आंसर विश्वस्य रष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, मतलब इस पूरे विश्व का रचने वाला ईश्वर एक ही है, यही भारतीय मतलब संस्कृति है एक तरह से, या भारतीय संस्कृति का मूल है। तो इसका आंसर बड़ा है, लिखने में दिक्कत हुई तो मान लो इसको छोड़ दो। पुराज क आसित, पुराज कौन सा, तो एक भारत विरह क के जगह एक भारत विरह कर दो, तो इसका आंसर हो गया
चंद्रशेखर क हासी तो क के जगह आप कर दो कि संत चंद्रशेखर एक मतलब नहीं, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत, ऐसे लिख दो। हो गया। वीर केन पूज्यते तो केन की जगह वीरेण कर दो, वीर वीरेण पूज्यते। तीनों का आंसर हो गया। तो 3 जानते हो, 1 नहीं जानते हो, और इन तीनों में से मान लो 1 को छोड़ दो, 2 का ही लिखना है। मैं चारों का बता दिया, सिंपल है। चलो, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 आपका निबंध संबंधित रहेगा। जो भी यहाँ पे टॉपिक दिया रहेगा, इनमें से किसी एक टॉपिक में, मान लो ये आप चूज कर लेते हो सेकंड वाला, और इसमें अच्छे से आपको मतलब इसकी रूपरेखा तैयार कर निबंध लिखना होगा, जिसका आपको 7 मार्क मिलेगा। तो निबंध देखो याद नहीं किया जाता है निबंध, काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि कैसे लिखे भैया। तो देखो, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इस पर एक बार निबंध आप, क्वेश्चन बैंक हो गई आपके पास, या आपका बुक होगा, उसमें एक बार पढ़ लो और देख लो कि कैसे लिखा जा रहा है, आइडिया ले लो, और उसके हिसाब से आप बना बना कर एग्जाम में लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्रश्न संख्या 10 जो है अंतिम प्रश्न होगा, ठीक है। ये आपका पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न आएगा 4 मार्क का। और यहाँ पे देखो, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, या फिर अथवा कर यहाँ पे दिया है कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा यानी टीटी द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो इन दोनों में से किसी एक पे आपको पत्र लिखना है, जिसका 4 मार्क आपको मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा पेपर रहा। मैंने एक तरह से पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन करा दिया। चाहते हो कि इसका पूरा का पूरा डिटेल में आपको सॉल्यूशन अच्छे से मिले, और आपको एकदम, मैं बोर्ड में आने वाला पेपर 23 तारीख को दूंगा, चिंता मत करो। तो इसके लिए आप, हम लोग का जो बैच है 70 आउट ऑफ 70 स्पेशल जो बैच है हम लोग का, उसको आप ज्वाइन कर लेना। हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, इसको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और यहाँ पे लॉगिन वॉगिन कर लेना, पहले रजिस्टर अपना अकाउंट बना लेना, और उसके बाद वहाँ पे पेड क्लासेस में जाओगे तो बैच मिल जाएगा 70 आउट ऑफ 70 कर, और वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मात्र जिसकी प्राइस है 70 रुपये, और इस 70 रुपये में मैं हिंदी में ही नहीं, हिंदी के दिन उसके अलावा 1 तारीख को आपको मैथ का पेपर है, मैथ के पेपर, सब पेपर में मतलब कमाल कराऊंगा, ठीक है। बस ये बैच आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो, बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। चलो, थैंक यू।